Hello and welcome to another lecture of ancient history. This is lecture number 4 of ancient history. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल यानी कि वैदिक एज के बारे में। मेरा नाम है शुभम वशिष्ठ और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ़ द लिंक इज़ नॉट वर्किंग यू कैन सिंपली मैसेज मी ऑन दिस यूजर नेम ऑन टेलीग्राम. I will add you to the channel. Okay, so let's begin the journey. वैदिक एज, वैदिक एज इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 BCE से लेके 600 BCE तक है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो 2200 BCE से लेकर हमारा 1700 BCE तक था, और 1700 BCE से लेकर 1500 BCE तक चालकोलिथिक एज था। ओके ये हम पहले ही इससे पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ये जो वैदिक पीरियड है इसे दो पीरियड में डिवाइड किया जाता है, एक तो ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से 1000 BCE तक है, और लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 से 600 BCE पर। ये डिवीजन हम किस बेसिस पर कर रहे हैं, क्यों डिवीजन कर रहे हैं? तो जो ऋग्वैदिक पीरियड है यहाँ से और लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस का हमें पता लगता है क्योंकि ऋग्वैदिक का हमारे पास जो सोर्स है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें इस पीरियड की जानकारी मिलती है, और लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी हमें बाकी के वेदों से मिलती है, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। ये तो हो गए वेद। इसके अलावा एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे हिंदुइज्म में यानी कि सनातन धर्म में जो लिटरेचर है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर से यहाँ से हम पढ़ना आगे शुरू करेंगे। तो जो लिटरेचर है, 4 वेद हैं हमारे, जैसा कि मैंने बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पुराण हमारे 18 पुराण हैं। ठीक है, मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण। ठीक है, इस तरीके के हमारे 18 टोटल पुराण हैं। और उपनिषद हमारे कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। सत्यमेव जयते जो कि हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा जाता है, सत्यमेव जयते, वो किससे, कौन से उपनिषद से लिया है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मुंडक उपनिषद से लिया है। ओके, नेक्स्ट इज महाकाव्य। हमारे 2 महाकाव्य हैं सनातन धर्म में, और वो हैं रामायण और महाभारता। ठीक है, 2 महाकाव्य हैं। उसके अलावा 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, दर्शन। तो दर्शन कौन सा? सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन कपिल। ठीक है, ये है सांख्य दर्शन। योग पतंजलि ने, न्याय दर्शन अक्षपदा गौतम, ये इनके फाउंडर्स हैं। ओके, वैशेषिका उलुक कनद। ठीक है, और मीमांसा जैमिनी और वेदांत बद्रयायन। ठीक है, ये हो गए 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। उसके बाद अब आते हैं हम श्रुति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर क्या है इसको समझ लेते हैं। तो संस्कृत में श्रुति का मतलब होता है दैट विच इज़ हर्ड, मतलब श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। तो जो सुनकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो नॉलेज पास ऑन होती है, उस नॉलेज को हमने बोला है श्रुति लिटरेचर। लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्यों इतने जनरेशन तक ये नॉलेज पास हुई और फिर भी इसमें कोई भी स्लाइटेस्ट ऑल्ट्रेशन या कोई भी चेंज नहीं आया है, उसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ बात बोलूं और आप उस बात को किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा चेंज आ जाता है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया कि वेद जो थे वो हज़ारों सालों तक ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन श्रुति लिटरेचर यानी कि उच्चारण के थ्रू, सुनने के थ्रू, और उनको जैसे पढ़ाया जाता था वो बोल कर उच्चारण करके पढ़ाया जाता था, उसी के थ्रू पास ऑन होते रहे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो उसका रिस्पॉन्सिबल था, उसके रिस्पॉन्सिबल थे वेदांग। वेदांग कैसे? यानी कि उसमें पहला वेदांग है शिक्षा, फिनेटिक्स, किस तरीके से उच्चारण किया जा रहा है, सही उच्चारण हर शब्द का। छंद, मैट्रिक्स, यानी कि नपा तुला, किस तरीके से उसको पढ़ना है, छंद को कैसे पढ़ना है, दोहा को कैसे पढ़ना है, सोरठा को, हर एक चीज़ की लय है। जैसे मीटर होता है ना, आजकल जो गाने लिखे जाते हैं वो एक प्रॉपर मीटर में लिखे जाते हैं, तो उसी तरीके से ये छंद है, एक प्रॉपर मैट्रिक्स में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद व्याकरण, यानी कि व्याकरण जो है वो बहुत ही फिक्स है, प्रिसाइज है। ऐसे नहीं है कि इंग्लिश में जीओ गो होता है तो टीओ टो नहीं होता, टू होता है। इस तरीके से त्रुटियां आपको हिंदी में नहीं मिलेंगी। और हिंदी तो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? संस्कृत। तो संस्कृत में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी इस तरह की त्रुटियां आपको। ठीक है, तो उसके बाद निरुक्त। निरुक्त मतलब सोर्स, कि कहाँ से उस शब्द का सोर्स, कहाँ से वो शब्द कहाँ से निकला है, उसका मीनिंग क्या है। तो ये सब कहाँ मिलेगा? एंटिमोलॉजी में, निरुक्त में। उसके बाद कल्प, रिचुअल्स,
किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से पढ़ना है मंच और जब उच्चारण कर रहे हैं उस समय पे। और लास्ट जो वेदांग है वो है ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोनॉमी। तो इन सब वेदांग की वजह से श्रुति लिटरेचर इतने सालों तक जो हमारे वेद थे उनमें कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं आया और सिर्फ वो उच्चारण से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते रहे। अब वापस आते हैं अपने वैदिक एज पर, यानी कि ऋग्वेद और लेटर वेद की हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में हम सिर्फ देखेंगे ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो ऋग्वेदिक पीरियड जो है इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देख लेते हैं कि सोसाइटी उस समय कहाँ पर बसी हुई थी, लोग उस समय कहाँ रह रहे थे। तो ऋग्वेदिक काल में जो लोग रह रहे थे वो इस एरिया में रह रहे थे। ये एरिया कौन सा है? सप्त सिंधु रीजन यानी कि सप्त सिंधव रीजन। ठीक है, 7 नदियाँ, जस, चिल, रणबीर सिंह, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। उसके अलावा इंडस की ये ट्रिब्यूटरीज हैं और सरस्वती। ये 7 नदियों को मिला के सप्त सिंधव रीजन बनता है। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज और सरस्वती, इन 7 नदियों को मिला के ये बना हुआ है आपका सप्त सिंधव रीजन। और इस रीजन में ही ऋग्वेद लिखा गया है और इस टाइम की ही ये पूरी बात हम पढ़ रहे हैं। एक बार ऋग्वेदिक टर्म्स पढ़ लेते हैं कि उस समय पे जो टर्म्स यानी कि नदियों के लिए यूज़ होते थे और आज उन नदियों के क्या नाम है। तो जो सिंधु नदी वो आज उसका नाम क्या है? इंडस है। वितास्ता उसका नाम आज झेलम है। अस्कनी उसका नाम चेनाब है। विपस ब्यास है। परुशनी नदी रावी है और सुतुद्री का नाम सतलुज है। इसके अलावा सरस्वती आज सरस्वती है और दृष्टवती आज घग्गर है। कुबा जो काबुल, द सिटी ऑफ काबुल जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, वो भी कौन सी नदी के किनारे है? काबुल नदी के किनारे। ठीक है, सुवास्तु स्वाति, ठीक है, क्रुमु कुर्रम और गोमती गोमल, ये मॉडर्न नेम्स हैं इनके और ये इनके ऋग्वैदिक टर्म्स हैं। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैंने इसीलिए इनको मेंशन किया है। इनको मेंशन करने का मेरा पर्पस यही है क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि इस नदी का ऋग्वैदिक टर्म क्या था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट एक इवेंट हुआ है जो मेंशन है हमारे ऋग्वेद में है वो है 10 राजन वॉर। ठीक है, 10 राजन वॉर यानी कि 10 राजाओं की लड़ाई। एक तरफ थे सुदास जो कि भरत क्लैन से थे, ठीक है, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक समूह था। ये जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई हुई थी परुशनी नदी के किनारे पर यानी कि रावी नदी के किनारे पर। पुरोहित यानी कि सुदास के जो पुरोहित थे, जो गुरु थे, वो उस समय वशिष्ठ थे। उनका साथ कौन दे रहा था? वशिष्ठ ऋषि दे रहे थे। और 10 राजन जो थे जो उनके विरुद्ध लड़ रहे थे उनका साथ कौन दे रहे थे? विश्वामित्र। तो इसमें सुदास जो है वो जीत जाते हैं, सुदास इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल यूनिट कैसी थी ऋग्वैदिक टाइम पे। पॉलिटिकल यूनिट क्या थी? बिल्कुल एलिमेंट्री से देखेंगे, एलिमेंट्री से और ऊपर पूरा राष्ट्र तक, कंट्री तक जाएंगे। तो एलिमेंट्री कैसे कि कुल का मतलब क्या है? फैमिली। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी फैमिलीज रह रही होंगी तो वो क्या बनाएंगे? ग्राम यानी कि विलेज। और बहुत सारे विलेज जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? विश। ठीक है, विश मतलब एक तरीके के क्लैन, एक तरीके के क्लैन के लोग हैं, उनका एक समूह है गांव का। ठीक है, उसके बाद विश, बहुत सारे विश जब मिल जाएंगे तो वो क्या मिलाएंगे? लोग यानी कि पीपल यानी कि जन कब बनते हैं? जब बहुत सारे विश यानी कि बहुत सारे अलग अलग क्लैन के लोग वहाँ पे मिलके तो वो क्या बनाते हैं? एक जन बनाते हैं। उसके बाद जन के बाद है राष्ट्र। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनका हेड कौन है। कुल का हेड है कुलापा, ग्राम का हेड है ग्रामिनी, विश का हेड है विशपति और जन का हेड है गौपति और राष्ट्र का हेड है राजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा स्ट्रक्चर वाइज एक PDF में आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर उसको आप ज़रूर देखिए। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 असेंबलीज इस टाइम पे जो बहुत प्रमुख रोल प्ले कर रही हैं। वो है सभा, समिति और विधत। इनके काम क्या है ये देखते हैं एक बार। तो सभा क्या है? वो एक कमिटी है प्रिविलेज लोगों की, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स बिठाए जाएंगे वहाँ पर, तो वो क्या है? सभा हो गई। अब समिति क्या है? समिति एल्डर्स, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन जो कि राजा को इलेक्ट करेंगे, यानी कि राजा अगला कौन बनेगा उसके बारे में डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं? समिति के लोग जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं। अब विदत क्या है? विधाता, ऐसे बोलते हैं ना, जो विधाता ने लिख दिया वही होगा। तो विधाता मतलब वो इंपॉर्टेंट लॉ और डिसीजंस लेते थे किसी भी चीज़ के बारे में, तो विधाता। अच्छा, सभा और समिति को बोला जाता था ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति। ठीक है, प्रजापति की
ट्विन डॉटर्स बोला जाता है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किसको ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है वर्णा सिस्टम, यानी कि वर्ण व्यवस्था इस समय पे किस तरीके से चल रही है उसको देख लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण हैं, ठीक है। 4 वर्ण कौन से हैं इस समय पर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में कौन है? टीचर्स, जिनको वेद का ज्ञान है। क्षत्रिय कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। वैश्य है मर्चेंट और बैंकर्स, यानी कि व्यापारी। और आर्टिसन और लेबरर्स को किस में डाला गया है? शूद्र में डाला गया है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने वाली है कि ये जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है, वो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन है, यानी कि व्यवसाय पर है, ना कि बर्थ पर। जन्म पर आधारित नहीं है। और किस पे आधारित है? व्यवसाय पर आधारित है ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, यानी कि हमें बाल विवाह देखने को नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल में। और गाय जो है, काव, उसको अघन्य बोला गया है। अघन्य मतलब उसे मारा नहीं जाना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा पाप माना जाएगा। एल्कोहलिक ड्रिंक, सुर यानी कि सुरा और सोमा। सोम ये भांग के प्रकार हैं, और उस समय पे ये अल्कोहलिक ड्रिंक प्रचलित थी, तो उनके बारे में भी मेंशन्ड है ऋग्वेद में। उसके बाद जो सोसाइटी, यानी कि ये आर्यंस लोग हैं ना, ये आर्यंस ही तो हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं सारी कहानी। ये जो वैदिक काल के लोग हैं वो आर्यंस हैं। तो ये प्राइमरली क्या कैसे लोग थे? एग्रीकल्चरलिस्ट और पैस्टोरल्स, ठीक है। तो ये क्या करते थे? ये एग्रीकल्चर करते थे और चरवाहे थे, ठीक है। अपनी जो इनकी कैटल्स होती थी उनको चराते थे, ठीक है। इसीलिए इनकी जो वेल्थ थी वो प्रॉपर्टी के टर्म्स में नहीं होती थी कि कितनी ज़मीन है तुम्हारे पास। इनकी वेल्थ किसके टर्म्स में होती थी? कि कितनी कैटल है तुम्हारे पास, कितनी काव है, कितनी गाय है। तो आपने कभी अगर श्रीमद् भागवत पढ़ा सुना हो तो उसमें हमेशा ये बताया जाता है कि जो माता यशोदा हैं वो कृष्ण भगवान से बोल रही हैं कि तुम्हें दूसरों का माखन खाने की ज़रूरत नहीं, तुम बहुत अमीर हो। अमीर वो क्या बोलती हैं कि तुम्हारे पास हज़ारों गाय हैं। तो वेल्थ, ये उसी टाइम पीरियड की बात है। तो वेल्थ किसके टर्म्स में बात हो रही है? वेल्थ टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कैटल बात हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा विमेन की कंडीशन, यानी कि महिलाओं की कंडीशन उस समय पे कैसी थी ये देख लेते हैं। तो पिता की जो प्रॉपर्टी थी वो उस समय पे भी बेटे को ही जाती थी, ठीक है। महिलाओं को यह अधिकार नहीं था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन विडो, यानी कि कोई अगर विधवा स्त्री है तो उसका विवाह अपने हस्बैंड के छोटे भाई से कर दिया जाता। तो ऐसे विवाह को क्या बोला जाता था? नियोग बोला जाता था। ऐसे विवाह को नियोग बोला जाता था। तो ये थोड़ा सोसाइटी के बारे में हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा रिलीजन के बारे में देख लेते हैं, और उस समय किन भगवानों की पूजा हो रही थी ये हम देख लेते हैं। तो उस समय नेचुरल फोर्सेस जो थी, जो पावर्स ऑफ नेचर है, उनकी वर्शिप की जाती थी। जैसे अग्नि, ठीक है, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ठीक है। तो वरुण कौन है? ये पानी है, ठीक है। वरुण कौन है? समुद्र, पानी की बात हो रही है। इनका जो काम है, इनका काम क्या है? अप होल्डर्स ऑफ द रीत, यानी कि रीत जैसी चली आ रही नेचुरल ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करने देना, ये काम किसका है? ये वरुण का काम है, ठीक है। इसके अलावा 33 कोटि देवी देवता, यानी कि 13 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये, ठीक है। 33, तो 33 गॉड्स हैं ये, ठीक है। जिसमें टेरेस्ट्रियल है, पृथ्वी स्थानीय, ठीक है, जिनको पृथ्वी स्थानीय बोला गया है। एरियल है, ठीक है, अंतरिक्ष स्थानीय है ये। और सेलेस्टियल है, यानी कि द्विस्थानीय है, ठीक है। तो 3 तरीके के, इन तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 33 जो देवी देवता हैं उनको, टेरेस्ट्रियल, एरियल और सेलेस्टियल, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम गॉड देख लेते हैं, तो वो है इंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट गॉड है ऋग्वैदिक टाइम पे, क्योंकि 250 हिम्स, ऋग्वैदिक हिम्स जो हैं, 250 हिम्स सिर्फ अकेले इंद्र को डेडिकेटेड है। इंद्र के बारे में ही बात हो रही है ऋग्वैदिक काल में। और 250 हिम्स में सिर्फ किसकी बात हो रही है? ऋग्वेद में इंद्र की बात हो रही है। और इंद्र को क्या बोला गया है ऋग्वेद में? पुरंदर। पुरंदर मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, यानी कि किलों को विध्वंस करने वाला बोला गया है इंद्र को। और ये वॉरलॉर्ड है, यानी कि जब भी लड़ाई होती है इनकी पूजा की जाती थी। और इनको क्या बोला जाता है? गॉड ऑफ रेन एंड थंडर भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गॉड है वो है अग्नि, ठीक है। अग्नि के लिए 200 हिम्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ अग्नि के लिए डेडिकेटेड है ऋग्वेद में। और इनको माना जाता है इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड पीपल, यानी कि लोगों के और भगवान के बीच का जो मध्यस्थता करने वाले कौन है? वो अग्निदेव हैं। क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो आहुति हम किस में देते हैं? अग्नि में देते हैं। तो अग्नि हमारी आहुति को कहाँ तक पहुँचाती है? हमारे आराध्य तक, भगवान तक पहुँचाती है, ठीक है। तो अग्नि जो क्या है वो इंटरमीडिएटरी है। इसके अलावा रुद्र है।
रुद्र की चर्चा है। रुद्र यानी कि पशुपति, पशुपति महादेव, गॉड ऑफ एनिमल, यानी कि भगवान शिव हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में एकदम रुद्र है, रुद्र रूप में है इस समय। और इस समय वो कौन है, उनको क्या बोला गया है, पशुपति बोला गया है, गॉड ऑफ एनिमल्स बोला गया है। दियोस कौन है यहाँ पे, ओल्डेस्ट गॉड, सबसे बुजुर्ग हैं वो, ये क्या है, फादर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि ये पिता है पूरे संसार के। और इसके अलावा यम, ये क्या है, गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, ठीक है। अश्विन, ट्विन गॉड अश्विन जो है वो मेडिसिन के गॉड हैं। ये जो अश्विन गॉड्स हैं ये किसके पिता थे, ये नकुल और सहदेव जो पांडव थे उनके पिता थे। कौन थे, अश्विन, ट्विन गॉड ऑफ अश्विन जो मेडिसिन है उसके गॉड हैं, ठीक है। गॉडेस देख लेते हैं इसके अलावा कौन सी गॉडेस जो ऋग्वेद में मेंशन है, वो है अदिति, द ग्रेट मदर ऑफ गॉड्स, यानी कि सारे जो भगवान हैं उनकी माता हैं, उनका नाम क्या है, अदिति। सिंधु नदी, सिंधु नदी यानी कि जो उन्हें माता को, मतलब नदी को एक भगवान और देवी के रूप में पूजा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्शिप जो थी इस समय वो किस तरीके से की जा रही थी, यानी कि पूजा जो पद्धति थी उस समय वो हवन करके की जा रही थी, और सेक्रीफाइस यानी कि बलि देकर की जा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं वो है इकोनॉमी, इस समय पर किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कैटल हर्ड, जैसे मैंने बताया कि उस समय में जो वेल्थ थी वो क्या थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि तुम्हारे पास कितनी कैटल हैं वो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी। और इसीलिए हमें कोई कॉइन नहीं मिलते हैं ना, वहाँ पर कोई भी कॉइन हमें ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं मिलते हैं। तो ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं मिलते हैं तो एक दूसरे से खरीदने का, बेचने का ये कारोबार किस तरीके से किया जाता होगा, तो एक्सचेंज के लिए काव एज अ यूनिट और गोल्ड यूज़ किया जाता था, ठीक है। क्या यूज़ किया जाता था, गोल्ड यूज़ किया जाता था और गाय को यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो उस समय हमें ये नहीं मिलता। और टैक्सेशन सिस्टम किस तरीके से था, टैक्स कैसे लगाते थे राजा, तो प्रजा जो होती थी बलि यानी कि सेक्रीफाइस देती थी राजा को, अपने में से कुछ हिस्सा राजा को दे दिया करते थे, कुछ फिक्स नहीं था, अपनी श्रद्धा से दिया जाता था। इसीलिए इस टैक्सेशन सिस्टम में बलि यानी कि सेक्रीफाइस करके बोला गया है। पॉटरी, उस समय बर्तन किस तरीके के यूज़ हो रहे हैं, तो बर्तन जो था वो ऑक्रे कलर्ड पॉटरी इस समय यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ लिए थे सारे जो पॉटरीज थे, तो ऑक्रे कलर्ड पॉटरी जो है वो 1500 से 1000 BCE तक यानी कि ऋग्वैदिक काल में हमने देखा है। हीलिंग ऑफ वुंड्स यानी कि जो घाव हैं उनको हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों के द्वारा और मंत्रोच्चारण के द्वारा भी सही किया जा रहा है, ऐसे हमने यहाँ पे इंस्टेंसेस देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ काव, यानी कि गाय की जो महत्वता है वो हमें कहाँ से पता चलती है, वो एक बार देख लेते हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा जो टर्म्स हैं ऋग्वेद में हम देखते हैं कि लोगों को संबोधित करने का जो तरीका है वो भी क्या है कि हमने काव से ही रिलेटेड बना रखा है। इतनी इंपॉर्टेंस थी उस समय सोसाइटी में कि काव से रिलेटेड ही लोगों को संबोधित करने के जो शब्द हैं वो बनाए गए हैं। जनस्य गोपा, यानी कि जनस्य गोपा उसको बोलते हैं जो लोगों का चीफ है, ठीक है, ट्राइबल चीफ है, उसे कौन क्या बोला गया है, जनस्य गोपा। गौधुली, गौधुली डस्क के, शाम के समय को, देखिए गौधुली क्यों बोल रहे हैं, वो गौधुली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय धुलने का समय हो गया और दूध निकालने का समय हो गया है। तो समय को भी किस तरीके से मापा गया है, वो भी गाय के टर्म में, तो ये बताता है कि गाय का कितना महत्व था। समगवा मॉर्निंग का समय, डस्क, ये गौधुली क्या है, शाम का समय, ठीक है। तो गौधुली क्या है, शाम का समय है, और समगवा क्या है, मॉर्निंग का समय। गौरी या गवला किसे बोला गया है, बफेलो को बोला गया है, भैंस को बोला गया है। उसके बाद दुहित्री जो दूध निकालेगी वो कौन है, डॉटर। दुहित्री यानी कि मिल्चिंग ऑफ काव, तो दूध कौन निकाल रही है, डॉटर। देखिए आप टर्म्स देखिए कि संबोधित करने के दूसरों को टर्म्स भी काव से रिलेटेड ही बनाए जा रहे हैं, काव से रिलेटेड जो है वो संबोधित करने के टर्म्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। गौजीत यानी कि जीतने वाला, विनर जो है वो हीरो को क्या बोला जा रहा है, गौजीत बोला जा रहा है। और गौमत किसे बोला जा रहा है, वेल्थी पर्सन को, ठीक है। आज अमीर यानी कि करोड़पति बोलते हैं, यानी कि पैसे हैं ना उसके पास करोड़, और उस समय उसके पास क्या होती थी, गाय होती थी, तो उसे क्या बोलते थे, वेल्दी पर्सन को गौमत, ठीक है। और गौपति को क्या बोलते थे, इंद्र, इंद्र को बोलते थे गौपति, ठीक है।
तो ये हमने पूरा देख लिया ऋग वैदिक पीरियड के बारे में, इसके बारे में सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से, इकोनॉमी किस तरीके से, विमेन की कंडीशन किस तरीके से, पूरा हमने समझा। और काओ के जो टर्म्स हैं वो भी हमने सारी चीज़ें देख ली। बाकी इसके बाद जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में किस तरीके से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, वर्ण व्यवस्था कैसे चेंज हो रही है, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर ये लिंक नहीं वर्क कर रही है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की दी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल एड यू टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।